हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली करंट अफेयर दिसंबर पहले सप्ताह के भी कर चुके हैं, दूसरे सप्ताह के भी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे तीसरे सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स। तो इसको क्विज टाइप करेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके और आप तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहुंच भी सके। तो तीसरे सप्ताह का मतलब है कि 17 से लेकर 24 दिसंबर तक के करंट अफेयर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे हफ्ते के करंट अफेयर आप एक ही वीडियो से रिवाइज कर सकते हो और एज ए क्विज करेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर, और आज करेंगे दिसंबर के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर जो कि 17 से लेकर 24 दिसंबर तक के होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी और इंस्टीट्यूट ने एक रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, ताकि जो कस्तूरी कॉटन है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसकी ब्रांडिंग की जा सके, उसको आप कह सकते हो कि उसकी ट्रेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके, मतलब लोगों तक पहुंच सके वो, और उसको सर्टिफाई किया जा सके। और ये एग्रीमेंट स्पेशली कस्तूरी कॉटन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा। तो याद रखना है, CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ये हुआ है हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, ताकि हम कस्तूरी कॉटन इंडिया की ब्रांडिंग कर सकें। और ये MOU स्पेशली साइन किया गया काशी तमिल संगमम में, जो कि कहाँ पे हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। और ये MOU स्पेशली साइन किया गया है पीयूष गोयल जी की तरफ से। पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी हैं, कंज्यूमर अफेयर्स भी हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमर्स और इंडस्ट्री भी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा एडिशन है इंडिया और कजाकिस्तान की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जिसका नाम है काजिंद 2022, और ये
कहाँ पे हुई है? अमरोई मिलिट्री स्टेशन में हुई है। कहाँ पे? रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेघालय। और ये कब हुई है? दिसंबर में। देखो 2-3 बातें हैं किसी भी एक्सरसाइज में याद रखने के लिए। एक तो एक्सरसाइज का नाम, एक्सरसाइज का नाम यहाँ से क्लियर है, काजिंद, मतलब KAZ से आप आइडिया लगा सकते हो, कजाकिस्तान है, IND से इंडिया है। तो नहीं पूछेगा कि कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये मेघालय में हुई है एक्सरसाइज, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तीसरा, ये कौन से नंबर का एडिशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस एक्सरसाइज का? तो ये 6th नंबर का एडिशन है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और ये पूरी एक्सरसाइज 28 दिसंबर को ख़त्म की गई है। और इंडियन आर्मी की तरफ से 11 गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। 11 गोरखा राइफल्स की तरफ से पार्टिसिपेशन दी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने एक यूथ को लैब को ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है 2022-23 के लिए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन है सोशल सेक्टर के अंदर, उनको बढ़ाया जा सके। तो यूथ जो हैं वो आगे एंटरप्रेन्योर्स बन सके, बहुत ही अच्छे तरीके से सोसाइटी के लिए काम कर सकें। तो उनके लिए ये यूथ को लैब जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। कौन से नंबर का यूथ को लैब 2022-23 है ये? तो आपने याद रखना है, ये 5th नंबर का यूथ को लैब है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे आप स्लाइड से याद कर लें। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो आप कह सकते हो कि इसके एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे जिनका नाम आपने याद रखना है, चिंतन वैष्णव। कौन है चिंतन वैष्णव? चिंतन वैष्णव है अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर। और एक बंदा है डेनिस करी, अगर याद रहेगा तो भी ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। डेनिस करी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। दोनों ने इस 5th एडिशन को लॉन्च किया है। और सबसे पहली बार इस यूथ को लैब को स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था 2017 में, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से किया गया था। साथ में उनके था सिटी फाउंडेशन। और ये 28 कंट्री में चलता है, जिसमें यूथ को मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है वो जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। तो जॉब बेसिकली ढूंढे ना, जॉब जो है वो प्रोवाइड करें। और ये खास करके जो प्रोग्राम चलता है वो एशिया और पैसिफिक एरिया में इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अप्रूव कर लिया एक प्रपोजल, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम हम इतने % तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर। लेकिन और ये जो परसेंटेज होगा ये किसका होगा? जितना भी उनके पास सरप्लस फंड होगा स्टॉक मार्केट का, वो कम से कम इतने % तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो कितने % करेंगे? 15%। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है, सिंपल सा फिर क्वेश्चन आ गया है कि जो एसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, जिसने अप्रूव किया है कि वो कम से कम 15% अपने सरप्लस फंड का जो भी स्टॉक मार्केट में होगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ जो है वो हम लगाएंगे। और ये डिसीजन स्पेशली लिया गया है, 189th नंबर की मीटिंग हुई थी एसिक की, और ये यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने जो है वो होस्ट की थी पूरी मीटिंग को, मतलब उन्होंने किया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हेड है, मतलब मिनिस्टर हैं उसके। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेशली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए है, चाहे वो निफ्टी के ऊपर हो, चाहे आप कह सकते हो सेंसेक्स के ऊपर हो, लेकिन ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के, उन्हीं के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने M1 एक्सचेंज के साथ टाई अप किया है, ताकि हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, पैसा प्रोवाइड कर सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, लघु उद्योगों को कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो डाउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा NPA जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है वो उन बिजनेसेस को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश, उनको किसी तरह से फंड प्रोवाइड किया जा सके कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकें। तो M1 एक्सचेंज ने ये स्पेशली टाई अप किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब किसके साथ? सिडबी के साथ ये टाई अप जो है वो किया गया है। सिडबी जो है वो आपको पता है कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि MSMEs को प्रमोट भी करती है, आगे भी बढ़ाती है, उनको फंड भी प्रोवाइड करती है, और उनको डेवलप करने में उनका साथ देती है। और M1 एक्सचेंज जो है वो इंडिया का, आप कह सकते हो, वन ऑफ द लीडिंग ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, जो कि
ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमईज को अर्ली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है और वो भी 24 घंटों के अंदर ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है और वो भी ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको प्रोवाइड करता है या फिर डिजिटल प्रोसेस के थ्रू उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो दोनों फाइनेंसर जो एमएसएमईज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों मिलके जो हैं वो एमएसएमईज को और लोन प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में राफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं? तो सबको पता है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं, स्पेन से हैं। उनको मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब दिया गया 5वीं बार। तो मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से अगर हम राफेल नडाल को देखें तो आप कह सकते हैं उनको वर्ल्ड चैंपियन 2022 का 5वीं बार खिताब जो है वो दिया गया है, क्योंकि उनका 2022 का सेशन जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, जिसके कारण ये खिताब उनको मिला। तो पहला तो आंसर हो जाएगा स्पेन, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। फिर आ गया कि कौन से प्लेयर हैं जो कि पोलैंड से हैं, उनको वुमेन ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब दिया गया, वुमेन कैटेगरी में उनको ये खिताब दिया गया, वो है ईगा स्वियातेक। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? 3 होगा। तो याद रखना है 3 आंसर है, ईगा स्वियातेक वुमेन के अंदर और राफेल नडाल मेन के अंदर वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब जीतते हैं। किसकी तरफ से दिया गया? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से दिया गया। और ईगा स्वियातेक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं और 2022 में 2 ग्रैंड स्लैम जो है वो उन्होंने जीते हैं और 8 टाइटल जो है वो उन्होंने जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए डबल्स के अंदर, तो डबल्स के अंदर अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो उसमें बारबोरा क्रेसिकोवा और दूसरा नाम है कैटरीना सिनियाकोवा। तो इन दोनों को वुमेन डबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, मतलब वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब इनको दिया गया और ये तीसरी बार हुआ है कि इन दोनों की जोड़ी को ये खिताब दिया गया। और इसके बाद अगर आप देखोगे मेंस डबल रह चुका है, मेंस डबल के अंदर राजीव राम और एक है हमारे पास जो सलिसबरी। इन दोनों को मेंस डबल वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया और ये पहली बार हुआ है इनको डबल्स के अंदर ये खिताब जो है वो दिया गया। तो सारे हो चुके हैं। मेंस के अंदर राफेल नडाल, वुमेन के अंदर ईगा स्वियातेक है, डबल्स के अंदर बारबोरा क्रेसिकोवा और साथ ही साथ इनके हैं कैटरीना सिनियाकोवा। तो इनको ये खिताब मिला और मेंस के अंदर राजीव राम को और जो सलिसबरी को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडिक्सन जो हैं वो री इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? मेटे फ्रेडिक्सन बनी है प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री की? तो ये बनाई गई हैं प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। तो मेटे फ्रेडिक्सन जो कि हेड हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनको री इलेक्ट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क का दूसरी बार। तो मेटे फ्रेडिक्सन जो प्राइम मिनिस्टर बनी है डेनमार्क की, वो सबसे पहली बार जून 2019 में बनी थी और वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पूरी डेनमार्क की हिस्ट्री के अंदर। और आप कह सकते हो ये दूसरी औरत है जो इस पोस्ट के ऊपर हैं और इससे पहले जो है वो एक औरत और थी जिनका नाम था हेले थॉर्निंग जो कि प्राइम मिनिस्टर रही थी डेनमार्क की 2011 से लेकर 15 तक। तो ये दूसरी महिला हैं जो कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटे फ्रेडिक्सन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट है जो रिसेंटली ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है? तो आप कह सकते हो कि क्लाइमेट के ऊपर पूरा भारत फोकस कर रहा है, लेकिन अब बात हो रही है स्टेट लेवल पे कि क्या स्टेट ने भी कोई अपने अलग से टारगेट सेट किए हैं। तो ऐसी पहली स्टेट जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है वो कौन है? तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, उन्होंने इस तमिलनाडु चेंज मिशन को लॉन्च किया है। एक समिट हुई थी जिसका नाम था तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2022। उसके अंदर उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको हमने किसी तरह से बचाना है, उनको रीस्टोर करना है ताकि लंबे समय तक हम उनका यूज़ जो है वो कर सकें। तो इसी के साथ तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है और तमिलनाडु ने स्पेशली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके अंदर उन्होंने क्लाइमेट को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स जिन्होंने स्टार्ट करने हैं उसको हम आसानी से क्लियर कर सकें, मतलब जिन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं जिसमें इन्वायरमेंट का फ़ायदा होना है, जिसमें इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाना है। तो ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में हेल्प करेगा 2030 तक। और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के अंदर कई चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि बसेस के ऊपर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस के ऊपर, ऐसे गांव बनाए जाएंगे जो क्लाइमेट रिजिलियंट होंगे, मतलब क्लाइमेट का जो है क्लाइमेट
का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर नहीं होगा, या ऐसे विलेजेस बनाए जाएंगे कि वो क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ग्रीन मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे जिसमें इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये ऐसा पहला स्टेट है तमिलनाडु, और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हेनले जो कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, और इसका नाम है हेनले, और ये कौन सी जगह पे स्थित है? लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें, एक स्टैटिक है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, उसने एक एरिया लगभग 1073 स्क्वायर किलोमीटर का छांटा है, जिसको नाम दिया है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, और इसको नाम दे दिया है हमने हेनले डार्क स्काई रिजर्व। और कहाँ पे स्थित है? लद्दाख एरिया में। तो 6 छोटे छोटे गांव, जो छोटे छोटे आप कह सकते हो एरियाज हैं, जिनको कंबाइन करके जो है इस आप कह सकते हो कि डार्क स्काई रिजर्व को बनाया गया है। तो ये लद्दाख के छोटे छोटे आप कह सकते हो कि रेवेन्यू रेंजेस हैं, तो उनको कंबाइन किया गया है। और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंडर, जिसको ओन कौन करता है, जिसके ऊपर मालिकाना हक किसका है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 1 साल के लिए 2022-23 के लिए? तो आपने याद रखना है कि नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, और ये बनाए गए हैं वीरेंद्र शर्मा जी। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, चाहे स्लाइड से क्वेश्चन को याद रख लें। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ICAI के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ था, उसके थ्रू बनाई गई थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। तो वीरेंद्र शर्मा नाम आपने जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और एक बात आप इसमें और याद रख सकते हैं, राकेश बल्ला का नाम, राकेश बल्ला को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, ये भी 2022-23 के लिए। तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, लेकिन प्रेसिडेंट सबसे पहले आप याद रखोगे। द डैश एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो की गई दिल्ली के अंदर 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। ये है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, और कौन सा एडिशन जो है वो इस बार किया गया? 7वां एडिशन जो है वो किया गया। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये हाइब्रिड फॉर्म में हुआ है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में इसको किया गया है। तो ये समिट इंडिया का हर साल होने वाला एक इवेंट है जो कि जियो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्पेशली को होस्ट किया गया है, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है कार्नेगी इंडिया, उसकी तरफ से इसको होस्ट किया गया है। और इस साल का जो थीम था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, वो क्या था? ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डैश एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्या किरण इंडिया और नेपाल के बीच में की गई, जो कि कहाँ पे हुई है? सलझांडी नेपाल में की गई दिसंबर 2022 में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एक्सरसाइज में मैं हमेशा बताता हूँ कि सूर्या किरण नाम उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तीसरा, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ये किसने होस्ट किया? नेपाल ने इसको होस्ट किया है। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है कि कौन से नंबर का एडिशन है? 16वें नंबर का एडिशन है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। ये एक्सरसाइज 2011 से हम कर रहे हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है हर साल इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। तो ये 16वां एडिशन है जो इस एक्सरसाइज का किया गया है, और इसमें जो इंडिया की तरफ से 5th गोरखा राइफल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, 5th गोरखा राइफल्स ने। और ये नेपाल का एक आर्मी बैटल स्कूल है सलझांडी में, वहाँ पे इसको किया गया है। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया गया था 29 दिसंबर 2022 को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें ये बताया गया है कि साउथ एशिया वाला जो एरिया है उसको बहुत ही जल्दी से कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और इतना ज़्यादा डेडली एयर पोल्यूशन है कि ये किसी भी जान के लिए ख़तरा भी बन सकता है। तो स्पेशली उन्होंने साउथ एशिया के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया है, और ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर।
तो इस रिपोर्ट का नाम है, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये एयर पोल्यूशन के ऊपर है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर है कि साउथ एशिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो गंदा वाला एयर पोल्यूशन है वो पाया जाता है, जिसमें बहुत ही तेज़ी से हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। और लगभग 2 मिलियन लोग जो हैं वो प्री मेच्योर डेथ्स के अंदर जा रहे हैं, मतलब जल्दी उनकी जो है वो मृत्यु हो रही है हर साल, जिसके कारण जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट भी जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें कुछ रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जो WHO की लिमिट है उससे भी 20 गुना ज़्यादा जो है वो ये पोल्यूशन साउथ एशिया में पाया जाता है। तो इसलिए हमें इसको रोकना होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? और ये हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप सबने सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम। इन्होंने MOU साइन किया है और इक्विटास जो है वो इसमें क्या काम करेगा, ये काम करेगा स्पर्श का। स्पर्श का मतलब यहाँ पे क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, मतलब एक सर्विस सेंटर के तौर पे काम करेगा ताकि जितने भी पेंशनर्स हैं उनका डाटा वेरीफाई किया जा सके। तो इक्विटास ऐसा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि स्पर्श स्कीम के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। स्पेशली पेंशनर्स के लिए इनको शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिटायर्ड पर्सोनल हैं उनकी पेंशनर्स की वेरिफिकेशन के लिए, उनके डाटे के लिए इनको इक्विटास को अपॉइंट किया गया। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अपॉइंट किया गया ये है। तो इसलिए बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जो कि रिसेंटली एक बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप करता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो जब भी कोई बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन होता है तो उसमें जनरली क्या होता है कि बैंक के थ्रू जो हैं वो कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे ताकि बैंक्स के कस्टमर्स का जो भी उनको इंश्योरेंस नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, और साथ ही साथ बैंक्स की ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, उनकी फाइनेंशियल रीच ज़्यादा है, जिसके कारण जो है वो इंश्योरेंस भी ज़्यादा एरिया तक जो है वो फैलाया जा सकता है। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये टाई अप किया है ताकि जो भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस को खरीदना चाहते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर, वो आसानी से उसको परचेज कर सकें। तो मतलब कई तरह की रेंजेस जो HDFC लाइफ की हैं वो उनके कस्टमर्स को मिल सकती हैं, और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वो बाय कर सकते हैं, या फिर HDFC लाइफ के इवन जो सर्विसिंग सेंटर हैं वहाँ पे भी उसको बाय किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर हम रिसेंटली 2022 का एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड्स देखें, ATP अवार्ड्स देखें, तो जनरली इसके अंदर जो है वो 4-5 कैटेगरीज हैं जो आपने याद रखनी है, जैसे कि मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब या ATP नंबर 1 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? ये दिया गया है कार्लोस अल्कैरेस को, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, याद रखना है। कार्लोस अल्कैरेस जो है वो मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। नेक्स्ट, जुआन कार्लोस फेरेरो जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं और ये कोच हैं कार्लोस अल्कैरेस के। इनको कोच ऑफ द ईयर का खिताब मिला है इस ATP अवार्ड्स के अंदर। ये बिल्कुल सही है। तो आपने दोनों नाम जो है वो साथ साथ याद करने हैं। कोच ऑफ द ईयर किसको मिला है? जो कि कोच हैं मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर के कार्लोस अल्कैरेस के, जिनका नाम है जुआन कार्लोस फेरेरो। तो कार्लोस आप याद रखोगे। नेक्स्ट, तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं, उनको अवार्ड दिया गया फैंस फेवरेट प्लेयर इन दिस सिंगल्स कैटेगरी, और ये दूसरी बार हुआ है। ये गलत है यहाँ पे। ये अवार्ड बेसिकली नोवाक जोकोविक को नहीं मिला फैंस फेवरेट के अंदर। ये किसको मिला है? राफेल नडाल को। किसको मिला है? राफेल नडाल को, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंडी मरे जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, उनको आर्थर एशे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया दूसरी बार। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। एंडी मरे को आर्थर एशे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। ऐसे ही एक अवार्ड और होता है जिसका नाम होता है स्टीफन एडबर्ग। याद रखोगे, स्टीफन एडबर्ग। स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसको मिला है? कैस्पर रूड को मिला है। कैस्पर रूड नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है कौन कौन सी कैटेगरीज होगी। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, और नंबर 1 प्लेयर कौन सा है? कार्लोस अल्कैरेस। ऐसे कोच ऑफ द ईयर वो हैं जुआन कार्लोस,
और इसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड या स्पोर्ट्समैनशिप स्टीफन एडबर्ग अवार्ड, ये मिला है कैस्पर र्यूट को। फिर फैंस फेवरेट सिंगल अवार्ड राफेल नडाल को, और इसी के साथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है एंडी मरे को। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो तीसरी थी, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस का एक सैटेलाइट स्वॉट जिसका नाम है उसको लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से यूएस से इसको लॉन्च किया गया है, और इसका काम क्या होगा, ये समुंदर या लेक्स या जितनी भी नदियां हैं उनको क्या करेगा, मैपिंग करेगा उसकी। तो मैप करेगा, तो स्वॉट का नाम आपने बताना है क्या है, या उसमें आप बता सकते हो कि टी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सरफेस, एस का मतलब है सरफेस, डब्ल्यू का मतलब है वाटर, ओ का मतलब है ओशन, और टी का मतलब है टोपोग्राफी। सरफेस, वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो टी का मतलब तो यहाँ से क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। तो इसका मकसद क्या है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में नदियां हैं, समुंदर हैं, उन सबको क्या कर लेना, मैपिंग कर लेनी, ताकि हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से जान सकें। और टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट की या इस सैटेलाइट की जो कॉस्ट है वो $1.2 बिलियन है, $1.2 बिलियन। और इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा किया है, जैसे कि नासा का ये मिशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, साथ में फ्रांस की स्पेस एजेंसी है इसमें, और फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने आगे टाई अप किया हुआ है किसके साथ, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप किया है, और यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप किया हुआ है। तो याद रखना है स्वॉट बेसिकली काम क्या करेगा और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स 2022, तो ये दिन कब मनाया गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से याद रखें। 17 दिसंबर 2022 को इस दिन को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों की अटेंशन जो है वो उस तरफ लेके जा सके जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं सेक्स वर्कर्स के खिलाफ। तो हेट क्राइम जो है वो बढ़ चुका है उनके खिलाफ, तो उसको हमने किसी तरह से रोकना है। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स। वो इस डे को आगे बढ़ाती है, इसको आगे लेके जाती है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि उनके खिलाफ क्राइम को हमने ख़त्म करना है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे जो कि मनाया गया टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, वो मनाया गया था 17 दिसंबर 2003 को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा किए हैं। उन्होंने अपने पहली बार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो इशू किए थे। कितने रेट पे, 7.51% पे। कितना टेन्योर है इस बॉन्ड का, तो एसबीआई ने कुछ बॉन्ड इशू किए थे जिसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो इशू किए गए थे वो पहली बार इशू किए थे 7.51% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब इसका कूपन रेट जो है वो रखा गया था। और इसका टाइम पीरियड कितना है बॉन्ड का, 10 साल का। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। और इसके थ्रू इन्होंने टोटल 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। ये लार्जेस्ट सिंगल इंफ्रा बॉन्ड है जो कि डोमेस्टिक लेंडर के द्वारा जो है वो सेल किए गए हैं। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड से जितना भी पैसा जो है बेसिकली आएगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये पैसा लगाया जाएगा, खास करके जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया जाएगा। तो ये इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 3.27 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एसबीआई की तरफ से जो है बढ़ाया गया है। और टेन्योर का मतलब यही है कि टाइम पीरियड कितना होगा, कि कितनी इंस्टॉलमेंट में डेटर जो हैं वो पैसा बेसिकली क्या करेंगे, डेटर को पैसा जो है वो वापस दिया जाएगा। मतलब जिसने पैसा दिया है एसबीआई को या जिसने बॉन्ड को परचेज किया उसको पैसा जो है वो वापस दिया जाएगा। तो लैंडिंग कंपनी की तरफ से ये पैसा वापस दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली ग्रुप लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो हैं उनके खिलाफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण उसको रोकना है। अकाउंटेबिलिटी हमने निश्चित करनी है कि अगर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के अंदर किसी के साथ कोई भी क्राइम होता है तो वो कौन अकाउंटेबल होगा। तो इसीलिए एक ग्रुप बनाया गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के नाम से, और आपको जान के खुशी होगी ये बनाया है हमारे प्यारे भारत ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो इंडिया जो कि प्रेसिडेंट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उन्होंने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम से ग्रुप को लॉन्च किया ताकि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स हैं उनके खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसको किसी तरह से रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके।
तो हमारे यहाँ पे इस मीटिंग को एड्रेस जो किया है वो सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर स्पेशली इसको अनाउंस किया कि हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा डेटाबेस है जो कि दिल्ली में पड़ा है, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स या ब्लू हेलमेट के नाम से इनको जाना जाता है, तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। तो इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को स्पेशली को चेयर किया है इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल ने। तो इन कंट्रीज़ ने इसको को होस्ट किया है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो 2 मीटिंग्स हर साल किया करेंगे, और इसमें परमानेंट जो मिशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मिशंस हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल होंगे, मेंबर स्टेट शामिल होंगे, यूनाइटेड नेशन पार्टनर शामिल होंगे, ताकि कोई भी क्राइम जो है वो इनके खिलाफ हो रहा है वो हम रोक सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन ओरिजिन है लियो वर्दाकर, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? दूसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस कंट्री के, और ये बने हैं आयरलैंड। इंडियन ओरिजिन है तो इसलिए आपने ज़रूर याद रखना है। तो लियो वर्दाकर आयरिश डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पहले, मतलब डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आयरलैंड के। तो अब जो है वो बेसिकली क्या बन गए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं दूसरी बार दिसंबर में 2022 में। और लियो वर्दाकर तो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे माइकल मार्टिन, वो क्या बन चुके हैं? वो बन चुके हैं डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। मतलब सिंपल है, जो प्राइम मिनिस्टर था वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, जो डेप्टी था वो क्या बन चुका है? प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और लियो वर्दाकर को अपॉइंट किया है जो कि आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है माइकल डी हिगिंस। माइकल डी हिगिंस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो कि सेकंड है प्रोजेक्ट 15B के अंदर, जो कि 15B प्रोजेक्ट है वो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तौर पे बनाना है, और इसको कमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र से दिसंबर 2022 में। तो सबसे पहले आपने याद रखना है ये है प्रोजेक्ट 15B, जिसको हम कहते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हमने बनाने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। कितने बनाने हैं? टोटल 4 बनाने हैं, जिसमें दूसरा है जिसका नाम है INS मार्मेगाओ। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। इसको D67 शिप भी कहा जाता है, D67। और ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है जिसको विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जा सकता है। इसको रिसेंटली इंडिया के अंदर कमीशन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो आप कह सकते हो कि पहली बार हुआ है कि ये कमीशनिंग सेरेमनी जो है वो होस्ट की गई है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। और INS मार्मेगाओ का नाम मार्मेगाओ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गोवा का एक हिस्टोरिक पोर्ट है, गोवा एरिया के अंदर एक बहुत ही फेमस जो है वो एक बंदरगाह है। तो इस पूरे शिप को जो बनाया है वो मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। और साथ में जो डिज़ाइन किया गया वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से किया गया है, जो कि इंडियन नेवी की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो शिप है इंडियन नेवल शिप है, ये 163 मीटर लंबा है, 17 मीटर जो है वो वाइड है, मतलब चौड़ा है, और 7400 टन का ये वेट जो है वो कैरी कर सकता है। और इसके अंदर लगभग 300 के आसपास जो है वो पर्सोनल काम करता है, इतना क्रू जो है वो इसमें रह सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर फीफा मेन वर्ल्ड कप जो देखें जो कि कतर के अंदर हुआ, आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से गलत है। और आपने याद रखना है कि इस बार होस्ट किसने किया है? कतर ने। तो अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप को जीता है, बिल्कुल सही है। 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप को जीता है, गलत है यहाँ पे। ये 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप को कौन जीता है? ये अर्जेंटीना जीता है, फ्रांस से जीता है, 4-2 से जीता। पेनल्टी राउंड के अंदर जो है वो ये पूरा टूर्नामेंट अर्जेंटीना जीत गया, और ये 5वीं बार इस टाइटल को जीता है, ये गलत है। 3री बार इस टाइटल को उन्होंने जीता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है कौन सी है? पहली है। और 1986 के बाद जो है वो पहली बार अर्जेंटीना जीता है, मतलब टोटल जो है वो 3 बार इस टूर्नामेंट को ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के कैप्टन और 7 बार बैलन डी और विनर लियोनेल मेसी जो है वो टूर्नामेंट बेस्ट प्लेयर का खिताब ले जाते हैं, मतलब गोल्डन बॉल जो है वो अवार्ड किसको मिलता है? ये मिलता है लियोनेल मेसी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप का जो स्लोगन था वो क्या था? नाउ इज ऑल। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैस्कट क्या था? मैस्कट था लाइब, जो कि ऑफिशियल मैस्कट था, ये भी आपने साथ में याद रखना है।
तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक ही है, ओनली ए। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। और एक बात साथ ही साथ आपने और याद रखनी है कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो कि अगला कब होना है, 2026 में होगा। और ऐसा पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें सबसे ज़्यादा टीम्स खेलेंगी, 48 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। कौन कौन सी? इसमें कनाडा होगा, मैक्सिको होगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा का पूरा इस पूरे 2026 के वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ध्यान से इसको सुनना होगा आपको, दोबारा इसको सुने ताकि आपको याद रहे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन वुमेन हॉकी टीम जो है वो पहला एडिशन जीत जाती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वुमेन नेशन कप 2022। कौन सी कंट्री को हरा के इंडियन वुमेन हॉकी टीम इस एडिशन को जीतती है? तो इंडियन हॉकी टीम ने हराया है स्पेन को। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। और ये टूर्नामेंट स्पेशली कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है स्पेन के अंदर। तो सबसे पहले याद रखना है वुमेन नेशंस कप 2022 कहाँ पे हुआ? स्पेन के अंदर। और इसके अंदर कौन जीता है? इंडियन हॉकी टीम जीती है, वुमेन हॉकी टीम जीती है, क्योंकि ये वुमेन नेशन कप था 2022 का। किसको हराया है? स्पेन को हराया है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये वुमेन नेशन कप 2022 11 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में खेला गया स्पेन के अंदर। तो स्पेन दूसरे स्थान पे रहा, इसमें जापान जो है वो तीसरे स्थान पे रहा और आयरलैंड जो है वो चौथे स्थान पे इसमें रहा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे ही ये वुमेन नेशन कप 2022 इंडिया ने जीता है तो इंडिया 2023-24 का जो वुमेन प्रो लीग होगा उसमें भी इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, जो कि 2023 में खेला जाएगा एशियन गेम से पहले और पेरिस ओलंपिक से पहले। और इसमें एक नाम याद रखोगे आप, सविता पुनिया का। सविता पुनिया जो कि इंडिया की तरफ से बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीत चुकी हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से वुमेन नेशन कप में। सविता पुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, जो कि पूरे ग्लोब में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये मनाया गया 18 दिसंबर को। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लाइड से यह याद कर लें, आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो यह है वर्ल्ड माइग्रेशन डे और ये पूरे ग्लोब में मनाया गया 18 दिसंबर को। और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट सीरीज जो है वो जारी की गई और इस रिपोर्ट को 11th टाइम जो है वो जारी किया गया। और इसमें ये देखा गया कि 18 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर रह रहे हैं और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एमिग्रेंट है पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा बाहर रह रहे हैं और टॉप ओरिजिन कंट्री जो है वो इंडिया है, दूसरा कौन से नंबर का है? मैक्सिको है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट है जो कि इंडिया की ऐसी पहली स्टेट है और वर्ल्ड की दूसरी है जिसमें इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम बनाया गया दिसंबर 2022 में? तो कौन सी स्टेट में इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर बनाया गया है? ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का एक एरिया है जिसको कहते हैं महो कंटोनमेंट एरिया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है 17 दिसंबर को। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया गया है इन्फेंट्री स्कूल के अंदर महो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और म्यूजियम का मेन मकसद है कि इन्फेंट्री के बारे में बताया जा सके, जो पैदल चलने वाली सेना है उसके बारे में बताया जा सके। और इसका थीम क्या रखा गया? इन्फेंट्री द अल्टीमेट। और याद रखना है नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम और सोल्जर सेंटर एक बनाया गया था पहले, वो कहाँ पे बनाया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जॉर्जिया के अंदर। वो फर्स्ट नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम है पूरे वर्ल्ड का। और दूसरा कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश में। बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम इंडिया में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही है? अगर जीएसटी काउंसिल की हम मीटिंग देखें जो 48th हुई है, जिसको आगे बढ़ाया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो एक बार पढ़ लेते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को। जो काउंसिल है उसने क्लैरिफाई किया है कि 22% सेस जो है वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के ऊपर होगा और उनको साथ ही साथ जो है 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, तब ये 22% सेस जो है वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है, क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसे नहीं कि हर एसयूवी के ऊपर जो है वो 22% सेस लगेगा, लेकिन 4 रिक्वायरमेंट्स जो एसयूवी की पूरी कर रही हैं तो उनके ऊपर ये 22% सेस जो है वो लगाया जाएगा।
ऐसे जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि जो पल्स हस्क हैं, जो आप कह सकते हो छिलका है पल्सेस का, उसके ऊपर जो है वो जीएसटी कम कर दिया है, 12% से नील कर दिया। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे 5% से नील किया है, मतलब एक स्लैब नीचे कर दिया, 5% से नील कर दिया है। और साथ ही जो इथाइल एल्कोहल है जो कि रिफाइनरीज को भेजा जाता है ताकि पेट्रोल के अंदर ब्लेंड किया जा सके, उसको मिक्स किया जा सके, उसमें भी उन्होंने जीएसटी कम कर दिया, 28 से 18 कर दिया। ये गलत है, 18 से 5 कर दिया है। तो ये भी आपने जो है वो यहाँ पे याद रखना है, बी स्टेटमेंट गलत है। तो सेक्शन 132 जो कि जीएसटी एक्ट 2017 का कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो डीक्रिमिनलाइज करेगी जो भी नंबर ऑफ ऑफेंसेस हैं, ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके। मतलब कई जो क्रिमिनल इसमें शामिल होंगे उनको फ़ायदा होगा कि उन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं वो डीक्रिमिनलाइज कर दी हैं, मतलब उसको क्रिमिनल करने से मना कर दिया है कि कोई भी अगर ये चीज़ गलत करता है तो पहले वो क्रिमिनल था लेकिन अब उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ सके, लोग डरे ना इस चीज़ से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछिए तो ओनली ए एंड सी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगर हम यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस देखें जो कि दिसंबर 2022 में हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहली लाइन है जो आपने याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन की जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है वो कनमिंग यूनान प्रोविंस चाइना के अंदर हुई है। गलत है बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली मॉन्ट्रियल में हुई है। कहाँ पे हुई है? मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक के अंदर, कनाडा के अंदर, जिसका मेन मकसद यही है कि जितना भी नेचर के अंदर लॉस हो चुका है हम 2030 तक, 2027 तक नहीं, 2030 तक उसको पूरा कर सकें। तो एक ग्लोबल एक्शन बना सकें, जितना नेचर का लॉस हुआ है उसको पूरा कर सकें। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो अपनाया गया, जिसका मेन मकसद था कि नेचर के लॉस को कौन कम कर रहा है, उसको आप कह सकते हो कि नेचर के लॉस को हमने खत्म करना है। तो नेचर को कौन खत्म करना है उस चीज़ को हमने देखना है, और हेल्थ और वेलबींग पूरे प्लैनेट की, उसको हमने ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इंडिया ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि एक नया और एक ऐसा फंड बनाया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो इस पूरे के पूरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस को पूरा किया जा सके। मतलब सिंपल है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए एक ऐसा फंड बनाया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि वहाँ से पैसा लेके वो इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर सकें। बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का जो गंगा प्रोजेक्ट है जिसमें क्लीन गंगा स्पेशली शामिल है, तो उसको 10 इनिशिएटिव्स के अंदर जो है वो माना है, एक अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंडिया को कि उसने नेचुरल वर्ल्ड को रिस्टोर करने में हेल्प की है। तो उसमें 10 प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें एक प्रोजेक्ट इंडिया का है, गंगा प्रोजेक्ट। ये बात भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है 2020 में साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि तैयार की है नेशनल साइंस फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दिसंबर 2022 में। तो इंडिया का रैंक जो है वो इसमें तीसरा है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो अगर आप देखोगे इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली जो पब्लिकेशंस हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। क्योंकि 2010 में लगभग 60,555 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश किए गए थे, और 2020 में 1,49,000 पेपर जो हैं वो लगभग पब्लिश किए गए थे। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, जबकि अगर आप देखोगे इससे पहले इंडिया का रैंक जो है वो बहुत ही पीछे था। 2010 में देखोगे तो इंडिया का रैंक 7वां था। अब 2020 की अगर रिपोर्ट देखोगे तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो तीसरा आ चुका है। और नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो कि फंडामेंटल रिसर्च एजुकेशन को सपोर्ट करती है। और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो ज़्यादा हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्रीज बन चुकी हैं जो कि आर्टेमिस रिकॉर्ड के अंदर शामिल की गई हैं, और ये फर्स्ट यूएस अफ्रीका स्पेस फोरम हुआ था दिसंबर 2022 में, तो उसमें ये कंट्रीज को शामिल किया गया है। और ये कंट्रीज कौन सी हैं? एक तो रवांडा है, एक नाइजीरिया है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2 होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली क्या है।
आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है बेसिकली, जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसका मेन मकसद है कि जितनी भी आउटर स्पेस में रिसर्च हो रही है उसका फ़ायदा जो है वो सारी कंट्रीज़ को मिले और किसी भी कंट्री के खिलाफ वो रिसर्च जो है वो यूज़ ना की जा सके, मतलब ह्यूमन रेस के खिलाफ कहीं वो गलत यूज़ ना हो सके, तो उसको ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो श्योरिटी प्रदान करता है। तो एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली जो कि फर्स्ट यूएस अफ्रीका लीडर समिट थी जो कि वाशिंगटन डीसी में की गई। उसमें डिसाइड किया गया कि रवांडा और नाइजीरिया को एज ए 22nd एंड 23rd कंट्री शामिल किया जाएगा। मतलब नाइजीरिया जो है वो 22nd है, रवांडा जो है वो 23rd कंट्री, मतलब 23 कंट्रीज जो हैं वो अब इस आर्टेमिस अकॉर्ड की मेंबर बन चुकी हैं, जिसमें अभी इंडिया जो है वो फिलहाल शामिल नहीं है, लेकिन अदरवाइज 23 कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में नितिन गडकरी जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके, और ये प्रोडक्ट है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का। एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट है, मतलब ये स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बेसिकली वो कोई कंपनी का काम करते हैं, लाइक कोई मान लो रोड बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, तो वो पहले बैंक को एज ए गारंटी लेते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस परचेज कर लेंगे वो। इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई काम नहीं भी पूरा कर पाया तो लॉस नहीं होगा, जिसने भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सारी की सारी अमाउंट जो है ये इंश्योरेंस कंपनी परचेज करेगी। तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो इसी के लिए है, मतलब आप कह सकते हैं कि रिस्क ट्रांसफर टूल है, ताकि जो प्रिंसिपल अथॉरिटी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो उसको लॉस से बचा लेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी पूरा कर पाए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स तो वो पैसा जो है जो उनका लगा है या जितना भी कैपिटल उन्होंने वहाँ पे लगाया था वो सारा का सारा कौन पूरा करेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरा करेगी। तो बहुत ही एक अच्छा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो कभी भी खराब ना हो, गारंटी मिल सके, इसमें किसी का लॉस ना हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the chairperson of the Atomic Energy Regulatory Board? 3 साल के लिए इनको एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, और ये कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। तो क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद कर लें, आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी, इनको अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस की तरफ से की गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राइस रोर रिवोल्ट, जो कि RRR मूवी, काफ़ी बार हम इसका नाम सुन चुके हैं, किसने डायरेक्ट की है? क्योंकि इसको रिसेंटली टॉप 50 फिल्म्स की ग्लोबल लिस्ट में शामिल कर लिया है 2022 की, जो कि साइट एंड साउंड मैगजीन की तरफ से पब्लिश की गई है। तो आपने याद रखना है ये मूवी SS राजामौली ने डायरेक्ट की है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो नई आप कह सकते हो उपलब्धियों के ऊपर जा रहा है, अनस्टॉपेबल जो है ये मूवी बनती जा रही है। SS राजामौली की ये मूवी जो है वो टॉप 50 फिल्म्स में शामिल हो चुकी है पूरे वर्ल्ड की साइट एंड साउंड मैगजीन के अकॉर्डिंग, और इसका स्थान जो है वो 9th नंबर पे आता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में आशुतोष मनके जो हैं वो उनको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कतनी डिस्ट्रिक्ट का। क्या आपको पता है कि कतनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे स्थित है? कतनी डिस्ट्रिक्ट स्थित है मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो क्यों आशुतोष मनके को बनाया गया? आशुतोष मनके केवल 13 साल के हैं, और साथ ही साथ इनको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं स्पेशली उनको एक लेटर लिखा गया था, जो कि कतनी डिस्ट्रिक्ट के DC हैं, और उन्होंने ये लेटर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी भेजा था। तो DC को ये लेटर मिला जिसमें बताया गया इस बच्चे के द्वारा कि किस तरह से जो है वो हम गार्बेज फ्री सिटी जो है वो बना सकते हैं, किस तरह से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से क्लीन रख सकते हैं शहर को। ये सारे आइडियाज़ दिए गए, जिसके कारण ये आइडिया CM के साथ भी शेयर किए गए। उसके बाद कतनी डिस्ट्रिक्ट का जो एम्बेसडर है स्वच्छता का वो किसको बनाया गया? आशुतोष मनके को बनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है? अगर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को देखें जो कि दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। तो एनुअल 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो कि पब्लिश किया गया सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव की तरफ से, इसमें इंडिया का स्थान 110 नंबर पे है
पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया का स्कोर जो है वो 60.19 है टीयर 4 कंट्रीज़ में, जो कि कम डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो बेसिकली वो टीयर 4 कंट्रीज़ में आती हैं। तो उनका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में रैंक जो है वो पीछे 110 नंबर पे है। बिल्कुल सही बात है। इस इंडेक्स को टॉप करता है नॉर्वे, और ये टीयर 1 कंट्रीज़ में आ जाता है, हाई इनकम कंट्रीज़ में आ जाता है, क्योंकि इसका स्कोर बहुत ऊपर है, 90.74 है। और दूसरा स्थान जो है वो किसका है? डेनमार्क का है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि टॉप स्थान जो है इसमें नॉर्वे का है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाईएस्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर जो है वो हासिल करता है, और वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के अंदर इसको जाना गया। ये गलत है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है यहाँ पे कौन सा है? पुडुचेरी है। पुडुचेरी का स्कोर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके कई सेगमेंट्स के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे पर्सनल फ्रीडम के अंदर वो बहुत ही अच्छे हैं, शेल्टर के अंदर बहुत ही अच्छे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण पुडुचेरी जो है वो हाईएस्ट सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अंदर अपना रैंक जो है वो आगे करता है। तो ये बात जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, जम्मू कश्मीर नहीं है, पुडुचेरी है। तो इसका मतलब ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सी ही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ओनली सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा देखें तो कौन सी कल्चरल साइट्स इंडिया की रिसेंटली शामिल की गई हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट के अंदर? मतलब ये टेम्परेरी लिस्ट होती है कि आने वाले टाइम पीरियड पे उसको परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया जा सकता है। तो ये दिसंबर 2022 में इन्होंने ये 3 साइट्स को ऐड किया है, जिसमें से एक है रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी। लेकिन उनाकोटी जो है वो तेलंगाना में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये स्थित है त्रिपुरा के अंदर। तो इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। अगला है वादनगर। वादनगर जो है वो एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है गुजरात का, और ये बर्थ प्लेस भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक सन टेम्पल, लेकिन ये ओडिशा वाला नहीं है, ये कौन सा है? गुजरात वाला है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर अगर यहाँ पे देखें तो ओनली 2 और 3 होगा, लेकिन अदरवाइज 3 साइट्स हैं, रॉक कट स्कल्पचर्स हैं और रिलीफ हैं उनाकोटी के, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। एक वादनगर है जो कि गुजरात के अंदर एक शहर है, और एक सन टेम्पल है गुजरात का। तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। और टेंटेटिव लिस्ट जो होती है वो बेसिकली मतलब ही ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नेचुरल और कल्चरल तरीके से जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको प्रदर्शित कर रही है, और उसको बचाना ज़रूरी है, उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इंडिया की टोटल साइट्स इस लिस्ट के अंदर, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 52 हैं। यूनेस्को के इस टेंटेटिव लिस्ट के अंदर 52 साइट्स जो हैं वो इंडिया की शामिल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ग्रीन मैट्रिक यूआई ग्रीन मैट्रिक की तरफ से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की गई है, और यूआई का मतलब है यूनिवर्सितास इंडोनेशिया। तो इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है, और उसका वर्ल्ड में स्थान 121वां है, जो कि मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल की गई है। और ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। ये टॉप करती है इस रैंकिंग के अंदर, और ये कर्नाटका में स्थित है, और इसका पूरे वर्ल्ड में रैंक जो है वो 121 है। और वैसे भी आप याद रखोगे दूसरे नंबर पे इसमें कौन सी आती है? मैंगलोर यूनिवर्सिटी। मैंगलोर यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। और तीसरे स्थान पे कौन सी आती है? एसआरएम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्थान जो है वो तीसरा है। और टॉप पे अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर है जो कि टॉप करता है। फिर यूनाइटेड किंगडम का एक नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, उसका स्थान दूसरा है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम है, उसका स्थान जो है वो तीसरा है। तो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर जो है वो टॉप करता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं? अगर 7th एडिशन देखें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 2022 का, जो कि दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया, तो इसमें पढ़ लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, उसको प्लेटिनम आइकन अवार्ड दिया गया इस डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के अंदर। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला है? डाटा शेयरिंग एंड यूज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर। तो स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है प्लेटिनम आइकन अवार्ड। ये बिल्कुल सही है, और ये 7th एडिशन है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कि ई नाम, इनको प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड में। ये डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी के अंदर स्पेशली इनको ये खिताब दिया गया। तो प्लेटिनम आइकन अवार्ड 2 कैटेगरीज के अंदर आपको पता लग चुका है। एक तो स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है जो कि डाटा शेयरिंग के अंदर मिला है, और एक डिजिटल एम्पावरमेंट के अंदर किसको मिला है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को। ये बात भी बिल्कुल सही है।
ई विवेचना एप्लीकेशन को प्लैटिनम आइकन अवार्ड मिलता है। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर? डिजिटल इनिशिएटिव कैटेगरी के अंदर, जो कि एक लोकल लेवल पे स्टार्ट किए गए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सारी स्टेटमेंट सही है, प्लैटिनम आइकन अवार्ड्स को लेके हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the brand ambassador of Puma India? Puma India का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है अनुष्का शर्मा को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेकंड होगा। तो ये जितनी भी वुमेन बिजनेसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए अनुष्का शर्मा को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो आप कह सकते हो कि आने वाले जो भी फुटवेयर इनके नए होंगे, क्लोथ्स होंगे, एसेसरीज होंगे, उनको आगे लॉन्च करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन का नाम बताना है, जो कि प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी को दिया गया है। इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है। मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इस फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन का नाम है वजीर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो प्रोजेक्ट 75 भी कहा जाता है इसको कलवरी क्लास सबमरीन्स भी कहा जाता है, जिसमें 6 सबमरीन्स को बनाना है और ये 5वीं है जिसका नाम क्या है? वजीर। तो आप कह सकते हो कि पूरी तरह से कैपेबल इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का ये INS वजीर जो है वो काम करेगा। तो याद रखना है ये एक सबमरीन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है, जो कि फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया दिसंबर 2022 में। तो इसका नाम है INS अरनाला। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो INS अरनाला नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक आइलैंड ऑफ अरनाला है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से जो है वो हासिल किया गया था, जो कि 13 किलोमीटर दूर है वसाए से, महाराष्ट्र में। तो इसलिए इसका नाम INS अरनाला रखा गया है। तो अभी हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो INS अबे यूज़ करते हैं। तो अबे क्लास जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस करके अब हम क्या करेंगे? INS अरनाला को लेके आएंगे। और इसको बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में कौन सी कंपनी को A ग्रेड का एक स्कोर दिया गया है? कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, क्लाइमेट चेंज के अंदर उनके लिए, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है CDP, उनकी तरफ से ये ग्रेडिंग दी गई है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने का काम किया, साथ में कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने पारदर्शिता से काम किया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है क्लाइमेट चेंज को लेके। और ये कंपनी है इन्फोसिस। तो टोटल 15,000 कंपनीज में से ये एक ऐसी कंपनी है जिसको A ग्रेडिंग जो है वो दी गई है। तो इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर बहुत ही अच्छा है। इन्वायरमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो की हैं, जिसमें इन्वायरमेंट को ये बचाने का काम हमने किया है। और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा स्थान जो है वो इन्फोसिस ने हासिल किया है इन्वायरमेंट लीडरशिप के अंदर भी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? और इस गैस प्राइस इंडेक्स का नाम है जिक्सी, और इसको लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। मतलब कल को ये अगर गैस प्राइस इंडेक्स जिक्सी बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल गैस के प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर ये कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं नेचुरल गैस के प्राइजेस कम हो रहे हैं। तो नेचुरल गैस के प्राइजेस को चेक करने के लिए इस इंडेक्स को स्पेशली लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा। और इसको तरुण कपूर जी ने लॉन्च किया है, जो कि फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं और एडवाइजर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। और इसको न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली बीमा वाहक जो है वो इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है हर ग्राम पंचायत के अंदर, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत किया जा सके। और ये स्पेशली किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है बीमा वाहक हर ग्राम पंचायत के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत किया जाए। और बीमा वाहक जो है वो हर ग्राम पंचायत में जब लगाए जाएंगे तो उनका मेन काम क्या होगा कि जो बीमा विस्तार पॉलिसीज हैं, लाइक आप कह सकते हो बीमा के बारे में या इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचना या उनके बारे में जानकारी देनी गांव के लोगों को, ये काम बेसिकली होगा बीमा वाहक का। तो हर सेक्टर में करेंगे, हेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, लाइफ को लेके, एक्सीडेंट को लेके, तो हर तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में लोगों को बताएंगे। तो इसलिए इनका नाम रखा गया है बीमा वाहक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
उस डिजिटल पेमेंट कंपनी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए। तो ये कंपनी कौन सी है? वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आरबीआई की तरफ से ये अप्रूवल जो है वो स्पेशली मिल गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको अप्रूवल दे दिया गया है कि आप जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर बन सकते हो, मतलब आपके थ्रू जो है वो कई जगह पे पेमेंट जो है वो की जा सकती है। तो इस कंपनी को परमिशन मिल गई। बहुत सी कंपनी जो पेमेंट एग्रीगेटर के अंदर शामिल हैं और ये एक्ट है पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे, जो कि 2020 में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको ये लाइसेंस जो है वो स्पेशली दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉग्निजेंट कंपनी के साथ, ताकि उनको डिजिटली टूल्स अच्छे से मिल सके, उनके डिजिटल टूल्स को और बेहतर बनाया जा सके। और कॉग्निजेंट आपको पता है कि आईटी सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से समझती है, बहुत ही पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो इन्होंने एमओयू साइन किया है गरुड़ा एरोस्पेस के साथ, ताकि गरुड़ा एरोस्पेस जो कि एक ड्रोन बेस्ड स्टार्टअप है, ड्रोन बनाती है ये कंपनी, चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है, तो इनके डिजिटल टूल्स को और एडवांस करेगी कौन सी कंपनी? कॉग्निजेंट। मतलब दोनों मिलके इस तरह के ड्रोन जो है वो बनाएंगे जिसमें समाज को मैनेज भी किया जा सके, जिसमें कई जो सेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और कई सेक्टर्स को सर्विसेज जो है वो ड्रोन प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से ड्रोन्स बनाने की कोशिश है, कॉग्निजेंट उसमें हेल्प करेगी गरुड़ा एरोस्पेस की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मनाया गया 22 दिसंबर को। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया गया और आपको पता ही है किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? श्रीनिवासा रामानुजन के जन्म दिवस पे। और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब आज की डेट में देखोगे तो तमिलनाडु में। और इस बार हमने 135th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है रामानुजन की, और पहली बार नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुरुआत की थी 2012 में, याद रखना है। और इस दिन एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोला जाता है सस्तर रामानुजन प्राइज, और ये अवार्ड मिला है युन क्विंग को, युन क्विंग तांग को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उनको ये अवार्ड स्पेशली दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट है जो कि रिसेंटली जिसमें इनॉग्रेट किया गया जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी असिस्टेड गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट? तो कौन सी स्टेट के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से फंडेड है, गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में की गई थी और इसको फुली स्टार्ट कर दिया जाएगा मार्च 2024 में। तो अभी पार्शियल स्टार्ट किया गया, मतलब कुछ पार्ट जो है वो इसका स्टार्ट किया गया है। तो इसमें लगभग 1.25 लाख फैमिलीज को, 1.25 लाख घरों को जो है वो 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का यही मकसद है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हर साल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक दिन जो है वो हम मनाते हैं। कौन से दिन इसको मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ये है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 35th एनिवर्सरी है इस साल मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली 1987 में 16 सितंबर को साइन की गई थी। इसका मेन मकसद था कि हमने ओजोन लेयर जो कि ख़त्म हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, उसको हमने जो है वो रोकना है, उन छेद को दोबारा से हमने जो है वो भरना है किसी भी तरह से। और 46 कंट्रीज थी जिन्होंने मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को जो है वो स्टार्ट किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया जिसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ताकि जो 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल हैं उसको हम इंडिया के अंदर मैक्सिमम इंडिजनाइज कर सकें, मतलब इंडिया के अंदर ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें बना सकें। ये लगभग 84,000 करोड़ की हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 24 प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के हैं, जिसमें 6 प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हैं,
जिसमें 10 जो हैं वो इंडियन नेवी के हैं और 2 जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं। और 24 में से 21 प्रपोजल तो ऐसे हैं लगभग 82,000 करोड़ के, जिसको इंडिया से ही सिक्योर किया जाएगा, मतलब इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सानिया मिर्जा जो कि इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की, और ये कौन सी स्टेट की भी पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं? इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं इस स्टेट की पहली, और साथ ही साथ आपने याद रखना है पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट भी हैं इंडियन एयरफोर्स की। इनका नाम है सानिया मिर्जा। ये टेनिस प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इन्होंने एनडीए का एग्जाम जो है वो क्लियर कर रहे हैं, 149th रैंक जो है वो इनको मिला है, और इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स की, और यूपी की पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट है। और याद रखना है इनको पूना महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इन्होंने ज्वाइन किया है एनडीए का एग्जाम क्लियर करके। और आपने याद रखना है 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने 3 औरतों को फाइटर पायलट्स के अंदर शामिल किया था। एक तो हमारे पास अवनी चतुर्वेदी थी, भावना कंठ थी, और एक मोहना सिंह थी, जो कि पहली फीमेल कॉम्बैट पायलट्स बनी थी इंडियन एयरफोर्स में। और ऐसे ही पहली महिला राफेल फाइटर पायलट जो कि राफेल को चलाने वाली थी, और उनका नाम था लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये क्वेश्चन आपको कई जगह पे मिला था उस टाइम पे शिवांगी सिंह 2017 में इन्होंने जो है वो राफेल को चलाने के लिए अपना जो कमीशन है वो इंडियन आर्मी को दिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है ताकि इंडिया का पहला 5G ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड क्लोनोस्कोपी जो है उसके ट्रायल्स किए जा सकें। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो क्लोनोस्कोपी की जा सके, और ये भारती एयरटेल के साथ ये टाई अप किया है 5G सर्विसेज का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भारती एयरटेल का ये क्लोनोस्कोपी जो है वो की जा सकती है। अभी स्पेशली इसके ट्रायल जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो जो कॉलन कैंसर है उसको बहुत ही तेज़ी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बहुत ही सही तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए सिद्ध हो सकती है। क्योंकि अभी जो क्लोनोस्कोपी की जा रही है वो मैनुअल तरीके से की जा रही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाई एम्बिशन कोएलिशन जो है वो एक बनाया गया है फॉर नेचर एंड पीपल, और अनाउंस किया गया है उसकी इस्टेब्लिशमेंट का, और इसका नया परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो अनाउंस किया गया है, जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की तरफ से को होस्ट किया जाएगा। तो हाई एम्बिशन कोएलिशन इसका मेन मकसद यही है कि हमने कम से कम कितना हिस्सा जो है वो नेचर का, खास करके लैंड और ओशंस का हमने प्रोटेक्ट करना है पूरे वर्ल्ड का 2030 तक अपने नए सेक्रेटरीट के थ्रू, मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। और ये लगभग 30% कम से कम जो है वो इन्होंने पानी और लैंड को बचाना है पूरे वर्ल्ड का, ये इन्होंने टारगेट जो है वो रखा है। इसलिए इस टारगेट को 30x30 भी कहा जाता है कि 30% लगभग 2030 तक इन्होंने इसको बचाना है। तो एक बहुत ही बड़ा काम जो है ये हाई एम्बिशन कोएलिशन जो है वो करने वाली है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली एक प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना सके एक सेपरेट सेगमेंट के तौर पे? तो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाई जाएगी। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी परमिशन मिल चुकी है, अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को भी परमिशन मिल चुकी है कि वो अपनी अलग से एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बना सकते हैं। तो जितनी भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मेन मकसद यही है कि जितनी भी सोशल एंटरप्राइजेस हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, उनको भी लिस्ट किया जा सके ताकि वो भी अपना फंड जो है वो रेज कर सके। लेकिन मिनिमम इशू साइज जो है वो भी फिलहाल 1 करोड़ रुपीज़ है, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो सब्सक्रिप्शन के लिए है वो 2 लाख रुपए है। तो याद रखना है आपने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक अलग से बनाने जा रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को लेके जो दिसंबर 2022 में जो है वो दिए गए हैं? तो वैसे तो इसमें टोटल 24 इंडियन लैंग्वेजेस शामिल हैं इंग्लिश को मिला के, जिसमें ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो आप 24 के 24 जो है वो याद रखोगे, स्पेशली अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे इसको याद रखोगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 शामिल किए गए हैं, तो याद रखना है। रश्मि चौधरी को मिला है बोडो पोइट्री के अंदर, और इस बोडो पोइट्री का नाम है संसरिनी मोदिरा। तो
तो बोडो आपको पता है कि असम की एक ट्राइबल लैंग्वेज है। तो संसरीनी मोदिरा नाम से एक पोइट्री लिखी गई रश्मि चौधरी की तरफ से, उनको ये खिताब जो है वो दिया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अनुराधा रॉय को इंग्लिश नॉवल के लिए खिताब दिया गया, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, जिस नॉवल का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये नॉवल थी। और एक नाम आपने याद रखना है, एम राजेंद्रन, जिनको अवार्ड दिया है तमिल नॉवल के लिए, और उस तमिल नॉवल का नाम है काला पानी। तो ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी भी स्टेटमेंट सही है। मनोज कुमार गोस्वामी को असैमीज लैंग्वेज के अंदर ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि उनकी असैमी शॉर्ट स्टोरीज का नाम है बूल सत्या। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी। वैसे ये 24 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड, मतलब 24 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का दिसंबर 2022 में? तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है शमशेर सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो इससे पहले वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के अंदर, लेकिन अब इनको बना गया एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर शमशेर सिंह को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन वेटलिफ्टर का नाम बताना है जिसको रिसेंटली सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है 49 केजी वुमेन कैटेगरी के अंदर। कहां पे, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, जो कि बोगोटा कोलंबिया में हुई है। सबसे पहले याद रखना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बोगोटा कोलंबिया में हुई है, और 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है साइखोम मीराबाई चनू ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो इसमें गोल्ड मेडल भी चाइना की प्लेयर ने जीता है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल भी चाइना के प्लेयर ने जीता है, लेकिन सिल्वर मेडल जो है वो इंडिया के प्लेयर मीराबाई चनू ने जीता है। और ये कहाँ पे हुई है, कोलंबिया में हुई है। 49 केजी कैटेगरी में ये जीता है, और 5 से लेकर 16 दिसंबर में ये प्रतियोगिता की गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे 2022 कब मनाया गया? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेशनल फार्मर्स डे जो है वो मैथमेटिक्स डे के बाद मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। इसका मेन मकसद यही है कि जो किसान का बहुत बड़ा रोल है देश की ग्रोथ में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करवाया जाए। और ये स्पेशली बर्थ एनिवर्सरी भी है कौन से प्राइम मिनिस्टर की, चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि एक किसानों के नेता माने जाते थे, और ये 5th प्राइम मिनिस्टर देश के रह चुके हैं 1979 से लेके 80 के बीच में। तो इस बार हमने 120th बर्थ एनिवर्सरी बनाई है चौधरी चरण सिंह जी की, और पहली बार किसान दिवस जो मनाया गया वो 2001 में बनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का? टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंपल क्वेश्चन है, इनका नाम है डॉक्टर प्रावीर सिन्हा। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और टाटा पावर लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर जो है वो कौन सी स्टेट में किया जाएगा 2023 में? वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर जो है वो होस्ट किया जाएगा गोवा में। तो कहां पे होगा, पणजी में होगा। तीसरा आंसर जो है वो यहां पे होगा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसको आयोजित किया जाएगा 27 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में। और ये पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार इवेंट जो है, जिसमें सिंगल्स भी होंगे, डबल्स भी होंगे, मिक्स डबल भी होंगे, जो कि इंडिया में किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी बात है, और गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसको सपोर्ट कर रही है, और स्तूपा एनालिटिक्स जो है वो सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर इंडिया में होगा, गोवा में इसको होस्ट किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।